हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम आए हैं अपने क्लास 12th के हिंदी के सीबीएसई पेपर लेकर। क्लास 12th हिंदी कोर के सीबीएसई पेपर जो सीबीएसई ने इशू किए हैं सैम्पल पेपर, उनको हम लेकर आए हैं कि किस तरीके से आपके इस बार टर्म 2 के पेपर आने वाले हैं। बहुत से बच्चे की कंफ्यूज हैं कि ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये थोड़ा काफ़ी हद तक ये सीन क्लियर कर दिया सीबीएसई ने कि आपका टोटल सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है इस बार, और उसको अब हम किस तरीके से करेंगे अब उस पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो हम पेपर आज आपको दिखा कर लेकर आए, ये सीबीएसई ने सैंपल के रूप में इशू तो किया है, लेकिन साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपको इसमें लिखना क्या क्या है, क्योंकि लिखने को लेकर बड़ा डाउट होता है कि हम कैसे लिखें, कि क्या लिखें, किस चीज़ के लिए हमारे पास कितनी मार्किंग होती है। ख़ास तौर से जो हमारे रचनात्मक लेखन होते हैं उनमें इस चीज़ को लेकर आप लोग को बहुत डाउट रहता है कि पत्र हो या रचनात्मक लेखन हो, उसमें हम किस तरीके से करेंगे। तो आज हम इसको आपको समझाएंगे कि रचनात्मक लेखन में आपको किस तरीके से लिखना है और इसमें किस चीज़ की कितनी मार्किंग रहेगी, पत्र में किस रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स तो आप सभी को पढ़ने ही होते हैं, जो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, पाठ से रिलेटेड हो, हमारी बुक्स भी हैं सारी, तो उन्हीं सब पे हम यहाँ पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपके पास जब पेपर आएगा तो ये ध्यान रखिएगा, आपको देखना है कोड, यानी कि जो हमारा हिंदी कोर का कोड होता है वो होता है 302। तो जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो सबसे पहले आपको कोड देखना है। एक तो हिंदी आधार, आधार का मतलब हमारा क्या हुआ, कोर है, ठीक है, ये कोर है, और इसका विषय कोड यानी कोड दिया रहता है जो है वो है 302। जब आप इसको देख लेंगे आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा ही पेपर है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समय आपके पास 2 घंटे दिया जा रहा है। देखिए सब्जेक्टिव पेपर है, 2 आवर्स है, तो समय आपके पास कम है और लिखने के लिए ज़्यादा है। तो बहुत ही अच्छे से स्पीड बनाइएगा ताकि फटफट काम हो जाए। 2 घंटे पूरे होने से पहले पहले आपका काम ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे एक कि कहीं कोई मिस्टेक या कहीं कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। अब साथ ही इसके अधिकतम अंक जो हैं वो 40 हैं, यानी कि पूर्णांक 40 मार्क्स का आपका ये पेपर आ रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट टर्म जो किया था वो भी 40 मार्क्स का था, सेकेंड टर्म भी हमारा 40 मार्क्स का है, क्योंकि जो 10 मार्क्स हमारे जैसे फर्स्ट टर्म में जो स्कूल की तरफ से दिए जा रहे थे उसी तरीके से आंतरिक मूल्यांकन हमारा सेकेंड टर्म में भी 10 मार्क्स का स्कूल की तरफ से जाएगा। अब आते हैं कुछ सामान्य निर्देश जो पेपर में दिए रहते हैं, तो उनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इनके पालन भी करने हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे ही काम करना ही करना है। पहला है, इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब सभी आपके सब्जेक्टिव हैं, आपको इनके आंसर पूरी तरीके से लिखने हैं, कहीं कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज बेस दिया था उस तरीके से कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा आपका वर्णनात्मक यानी कि वस्तुपरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न है। फिर है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 7 प्रश्न के उत्तर देने हैं। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूरे के पूरे 7 करने हैं। उसमें अंदर विकल्प दिए हुए हैं, जैसे एक क्वेश्चन के 2 भाग हैं, का और खा, तो का में 2 में से 1 करना है, खा में 2 में से 1 करना है। इस तरीके से अंदर विकल्प दिए रहेंगे आपके पास में, लेकिन जो 7 प्रश्न है 7 में से 7 आपको करने ही कर रहे हैं, आंतरिक विकल्प रहेंगे। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जैसा हमने बोला कि आंतरिक विकल्प रहेंगे तो वो देना है। अब इसके अलावा जो निर्देश इसमें नहीं लिखे हैं मगर आपको जानने हैं, वो पहली चीज़, बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, कटपिट नहीं होना चाहिए, गंदी हैंडराइटिंग मत रखिएगा इसको, हैंडराइटिंग बहुत ही क्लियर एकदम साफ साफ लिखिए, क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर पढ़ेगा, उसको समझ में आना चाहिए। बहुत ही साफ सुथरा काम होगा। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है वर्ड लिमिट। हर जगह वर्ड लिमिट दी हुई है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इतने शब्दों में देना है, इसका इतने शब्दों में देना है, हर जगह ये मार्किंग आपके पास प्रश्न में दी हुई है। तो वो जो वर्ड लिमिट रहती है ना, उसको आपको सावधानी से फॉलो करना है, क्योंकि इससे अगर आप अवब होते हैं तो एग्जामिनर कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं अपना देता है उसको पढ़ने के लिए। तो जितना दिया गया है उतने के अंदर ही रखिए। जैसे सपोज अब कोई भी प्रश्न आपके पास 25 से 30 मार्क्स का दिया, 25 से 30 शब्द लिमिट बोली गई है कि इतने ही वर्ड्स होने चाहिए,
तो अब आप ये बोलोगे कि हम वहाँ लिखने के बाद काउंट तो करेंगे नहीं, तो आपको वहाँ काउंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप अभी काम कर सकते हैं। सभी बच्चों की, सबकी हैंडराइटिंग, मेरी आपकी सभी की अलग अलग होती है। तो अब एक लाइन में हमने लिखना शुरू किया। जैसे अब आप कोई भी अपनी कॉपी लीजिए, उसमें 2 लाइन्स आप हिंदी के लिख लीजिए, 2 लाइन इंग्लिश के लिख लीजिए। तो अब लिखने के बाद अब उसमें वर्ड काउंट करिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है, एक लाइन ये है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक लाइन में कितने आए? 8 वर्ड। अब ये और है, से है, को है, ये वर्ड्स में काउंट नहीं होगा। जो बड़े बड़े शब्द आते हैं इनको वर्ड्स में काउंट करिए। अब एक लाइन में 8 आ रहा है, तो यानी कि आप किसी के 5 आ सकते हैं, किसी के 6 आ सकते हैं, किसी के 7 आ सकते हैं, तो सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग होती है। अब किसी के अगर 5 आ रहे हैं तो आप मान के चलिए हम 25 से 30 ना जो मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 5 लाइन में हम कंप्लीट कर लेंगे। 6 आएंगे तो हम ये बोलेंगे हम 4 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। आपने एक बार लाइन अगर आपको पता चल गई आपकी हैंडराइटिंग में एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत ही ईजिली कि आपको कितने लाइन्स में काम करना है। तो ये वर्ड लिमिट और हैंडराइटिंग का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, आपको सारे प्रश्न क्रमानुसार लिखने हैं। जो इसमें नहीं दिया है लेकिन तब भी हम आपको बता रहे हैं, क्रमानुसार मतलब सबसे पहले नंबर 1 2 3। अब जैसे नंबर 1 के अंदर 2 दिए गए हैं, ठीक है, 2 दिया है, का और खा दिया है, तो आप नंबर 1 को उत्तर लिखेंगे, उसमें सबसे पहले का आंसर देंगे, फिर खा का आंसर देंगे। अब मान लीजिए सपोज आपको खा का आंसर नहीं आ रहा है, अब आप सोचिए कि हम एकदम एंड में कर देंगे, नहीं, आप उसके लिए स्पेस लीव कर दिए। आप बाद में उसमें लिखना चाहते हैं तो उसको बाद में आकर लिख लीजिए, लेकिन आप उसको बाद में जाकर मत करिएगा। फिर उसके बाद जब दोनों कर लेंगे का और खा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसका का खा, इस तरीके से काम करेगा। मतलब लाइन से आपको काम करना है, आगे पीछे बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली देखता है कि बच्चा कितना फोकस्ड है अपनी स्टडीज़ को लेकर, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी से पता चल जाती हैं उन्हें। और जब एग्जामिनर के सामने कॉपी आएगी उसे बहुत अच्छा लगेगा, तो वो फटफट चेक करके आपको अच्छे मार्क्स भी देगा, क्योंकि अगर उसका मूड ख़राब हो गया तो चीज़ें वहीं पे बिगड़ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। चलिए आगे देखती हूँ। आगे अब क्या दिया गया है हमारे पास में, जो पहला प्रश्न आ रहा है वो हमारा कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन है। बहुत से सवाल हमारे पास में हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि मैम रचनात्मक लेखन में आप हमें कोई वीडियो नहीं देते, या आप हमें नहीं बताते कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है, फीचर क्या है, आलेख क्या है। तो ध्यान दीजिए कि आपकी जो 3rd बुक है, हिंदी की जो 3rd बुक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप की गई हैं। हम इनको आपको इस पूरे चैप्टर में करवा चुके हैं। ये देखिएगा ध्यान से कि उसमें नए और अप्रत्याशित लेखन और आपके स्ववृत्त और रोजगार संबंधी जो होते हैं वो, पत्रकारीय लेखन में हम फीचर, स्तंभ लेखन, आलेख, सभी कुछ हमने कवर अप कराया है। तो ये कुछ अलग से टॉपिक नहीं है, ये आपकी जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसी के चैप्टर्स में से लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का चयन कर लगभग 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखिए। तो अब ये जो रचनात्मक लेख है क्या होता है, इस पे हम पूरा आपका एक चैप्टर है नए और अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन, वो हम करा चुके हैं। तो जैसे हमने उसमें बताया उसी तरीके के आपके आएंगे। अच्छा अब देखिए, ये पहला प्रश्न आया हमारे पास में, पहले वर्ड लिमिट दे दी गई कि हमको 200 शब्दों के अंदर ये काम करना है। तो अब 200 शब्द यानी कि एक लाइन में आपके पास में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, आपकी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग आपको लाइन्स पता हैं, आप उसी हिसाब से काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 टॉपिक दिए गए हैं। प्रातःकाल योग करते लोग, दुर्घटना से देर भली, जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे पास में दिए गए हैं। अब इसमें आपको रचनात्मक लेखन का मतलब ये नहीं है कि आपको इसी टॉपिक से लेकर करना। अब जैसे यहाँ पर है प्रातःकाल योग करते लोग, अब इसमें आप अपने को शामिल करके स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे गए, वहाँ पर प्रातःकाल योग की जो अच्छाइयाँ होती हैं आप उनको बताइए, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से पैंडेमिक के दौरान ये योग कितना कारगर रहा, सभी कुछ चीज़ें आप इस पे लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप इनमें 3 में से क्या दुर्घटना से देर भली,
आपको सभी को पता है, आजकल आप सड़क पे निकल जाइए, कितनी स्पीड से गाड़ियाँ निकलती हैं। सबको जल्दी है घर पहुंचने की, जहां उनका डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने की जल्दी है, लेकिन उसी में तो दुर्घटनाएं घटती हैं। तो उसी को लेकर आप पूरा एक लेख लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 में से जो आपको टॉपिक ठीक लगे आप उस पर लेख लिखेंगे। अब बात ये आती है कि इसकी मार्किंग कैसे होगी, हम किस तरीके से लिखेंगे ताकि हमको ठीक से समझ में आए। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया था ये 5 मार्क्स का था, ठीक है। रचनात्मक लेखन जो हमें 200 शब्दों का लिखना था, ये 5 नंबर का हमसे पूछा गया है। अब 5 नंबर का डिवीज़न कैसे है, भूमिका, यानी कि भूमिका, जब हम कोई रचनात्मक लेख लिख रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यानी कि आप उसकी भूमिका किस तरीके से बांध रहे हैं, वो मस्ट होती है। तो उसका तो आपको सीधे सीधे 1 नंबर, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका आपको 1 नंबर तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा लिखा है तो इसीलिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं विषय वस्तु, यानी कि अब उसके बाद जो आप कुछ लिख रहे हैं, अब सबसे पहला जो उसमें देखा जाएगा 3 नंबर में, आपका सबसे पहले जो चीज़ देखी जाएगी वो होती है कि आप अपने टॉपिक से तो कहीं नहीं भटके हैं। जो टॉपिक आपने लिया है, जो ऑप्ट किया है, आप उससे कहीं भटके तो नहीं, उसको लेकर चल रहे हैं। साथ ही सारी विषय वस्तु एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, तारमय होनी चाहिए, कि जो आपने जो टॉपिक लिया है उसमें एक के बाद एक, जैसे लाभ हैं, हानियां हैं, कोई दुर्घटना आपने बता दी, कुछ भी बता दिया, तो आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा भाषा। भाषा पे हमने हमेशा आपसे बोला है कि ध्यान दीजिए, बड़ी क्लासेस में हिंदी में थोड़ा वेटेज होना ज़रूरी होता है। अब ये वेटेज हम कैसे लेकर आएँ, तो वेटेज के लिए हमने आपको पहले भी बोला है कि कुछ शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करिए जो अमूमन हम रोज़मर्रा में नहीं इस्तेमाल करते। जैसे हम बोलते हैं कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है ना, हमें ज़रूरत है। तो अब देखिए हम बोल देते हैं सीधे ज़रूरत है, तो हम क्या बोलते हैं, उसी को और थोड़ा वेटेज लाइए, आवश्यकता है, उपयोगिता है। इस तरीके बहुत से सारे शब्द होते हैं। हम जैसे कोई कहते हैं वहाँ क्या कहते हैं, गाड़ी को तेज़ चलाना मना है, ठीक है। रोड के रूल्स के अनुसार अगर हम सड़क के नियम, सड़क सुरक्षा के नियम देखेंगे, उसके हिसाब से गाड़ी को तेज़ चलाना मना है। तो अब मना है की जगह हम बोल देंगे निषेध है, ठीक है ना। इन सिटी हम जैसे होता है कि 40 की लिमिट रहती है, तो निषेध है, मना करने की जगह हमने शब्द ले लिया निषेध है। तो अब ये आया ना, भाषा में हमारा वेटेज आया। तो उसी तरीके से पर्यायवाची, अनेकार्थी, समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल करिए, आपकी लैंग्वेज में वेटेज आ जाएगा। तो ये आपका जो 200 शब्दों का आप रचनात्मक लेख लिख रहे हो, ये उस पर आपके इतने मार्क्स का इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, अब हमारे पास पत्र आ रहे हैं, हमको पत्र लिखने हैं। अब अभी तक तो हम सभी क्लासेस में पत्र लिखते आए हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के फॉर्मेट से अच्छी तरह परिचित है, कोई परेशानी नहीं है। तो तब भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन सा पत्र कौन सा है। आपको सबसे पहले जब आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अथवा है, यानी कि 2 में से आपको एक पत्र करना है। तो अब इसमें से सबसे पहले आपको पता करना है कि आपको किस पत्र का फॉर्मेट अच्छे से पता है और इन दोनों में से कौन सा ये पत्र है। तो पहले पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और सराहना करते हुए एक पत्र लिखिए। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एक औपचारिक पत्र है। कौन सा है, औपचारिक पत्र दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिख रहे हैं पत्र। फिर दूसरा पत्र है, बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अब ये एक संपादकीय पत्र है, यानी कि ये भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आ रहा है। तो यानी कि दोनों हमारे औपचारिक पत्र हैं। अब जब हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, कोई भी पत्र हमारे पास में आता है तो स्टार्टिंग होती है, मिडिल का हमारा रहता है, फिर एंडिंग रहती है, 3 पोर्शन में हमारे पास में रहता है। तो अब इसी के हिसाब से जो है ना हमारे पास इसके मार्किंग डिवीज़न है। अब जब सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आरंभ और अंत। अब हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जैसे सपोज पत्र लिख रहे हैं, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिर जहाँ के हैं वो वहाँ का पता, इतना लिखने के बाद में हमारे पास में विषय आ जाता है। ठीक है, औपचारिक पत्र में हमारे पास विषय रहता है ना, तो हमने विषय लिख दिया। विषय लिखने के बाद हमारे पास विषय वस्तु आ जाती है सारी। फिर उसके बाद धन्यवाद और धर्मवाद के बाद आप अपना नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद आपका इनिशियल एड्रेस रहता है और दिनांक रहती है।
ठीक है, ये हम यहाँ पर दिनांक लिख देते हैं। तो ये हमारा 3 रहता है। तो अब इसमें सबसे पहले आरंभ और अंत की जो औपचारिकताएं होती हैं, यानी कि जो हमने ऊपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जो एड्रेस वगैरह लिखा उसका, और ये जो अंत में हमने अपना नाम, ठीक है, अपना इनिशियल एड्रेस और तारीख जो लिखी वो, इन दोनों की औपचारिकता का आपको कितना 1 अंक मिल रहा है। तो बहुत सावधानी से ये काम करिएगा कि आप किसको पत्र लिख रहे हो, सबसे पहले उसका नाम रहेगा क्योंकि ये औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र में हम सबसे पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम, अगर उसका नाम हमें नहीं पता तो नाम तो हम डालते नहीं, हम ऐसे भी पद का नाम डालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमने लिख दिया। उसके बाद वो चिकित्सा अधिकारी कहाँ के हैं, अगर हॉस्पिटल क्या कहते हैं जहाँ बैठते हैं उस जगह का नाम हो गया, शहर का नाम हो गया, प्रदेश का नाम हो गया, खत्म हो गया। विषय लिख दिया। अब ये विषय भी हमारा इसी औपचारिकता में आएगा। विषय हमारा औपचारिक पत्र में ज़रूरी होता है, हम सभी को पता है। तो ये इसके हमारे पूरे 1 अंक आ गए, समापन के और स्टार्टिंग के। फिर विषय वस्तु, अब आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं, कोरोना काल में जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो उस अच्छे काम के लिए अब कम से कम, जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हो 80 से 100 शब्दों की हमारी लिमिट है। तो अब इतना बड़ा पत्र लिखने के लिए कम से कम 2 पैरा तो हमारे अच्छे खासे बड़े बड़े आएंगे। तो पहले पैरा में आप लिखेंगे कोरोना काल के दौरान जो चीज़ें घटी, गतिविधियां हुई, फिर उसके बाद उस दौरान जो है किस तरीके से चिकित्सा अधिकारियों ने अपने घर वगैरह नहीं गए, ये लोग कितने टाइम के लिए, ठीक है, टाइम बहुत टाइम के लिए घर वगैरह नहीं गए और वहाँ हॉस्पिटल में ही रहकर, यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर्स ने गाड़ियों में रहकर जो है मरीजों की देखभाल करी, सब कुछ किया। वो सब आप पहले फर्स्ट पैरा में आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। सेकेंड पैरा में उनको बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करेंगे, प्रशंसनीय शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपके 2 पैरा कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके आपको 3 अंक मिल जाएंगे, मतलब बीच के जो ये आपको इसके 3 अंक आपको उसको मिल जाएंगे। अब आती है भाषा। हमने आपको भाषा बताई थी कि भाषा आपको बहुत ही सभ्य और सौम्य इस्तेमाल करनी है, आपको अपनी लैंग्वेज में वेटेज लाना है, तो वो भी आपको उसके 1 अंक मिल जाएंगे। देखिए, भाषा एक होती है जो हम जैसे आम बोलचाल की भाषा बोल रहे हैं तो हम वो लिखते हैं, और एक पत्र व्यवहार की भाषा होती है। तो इसमें जो आएगा वो होगा हमारा पत्र व्यवहार की भाषा, यानी कि थोड़ा सा हम जो वेटेज वाले शब्द, जैसे हमने आपको बताया कि ज़रूरी, आवश्यकता, मना है, निषेध है, इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल करिए। वैसे शब्द, पर्यायवाची शब्द जैसे रहते हैं, समानार्थी शब्दों, तो इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भाषा काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से पत्र में आपका अंक डिवीज़न रहेगा। तो अब आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये हमारा कार्यालय हिंदी, यहाँ पर अब हम जो आ रहे हैं वो हमारी बुक जो है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर क्या तीसरा प्रश्न है हमारा, कहानी की परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, कहानी थी ना, कैसे कैसे बनती है कहानी, कैसे बनती है कविता, ऐसे कई हमारे चैप्टर थे। तो कहानी क्या होती, कहानी की परिभाषा आपको बतानी है, फिर इसके जो तत्व होते हैं वो बताने हैं। अब इसके बाद अथवा दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है, दोनों में से एक प्रश्न का है। प्रश्न 3 का पहला हमारे पास में है, 2 प्रश्न दिए, दोनों में से एक करना है। नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए। नाटक में अभिनय और संवाद योजना क्या होती है, आपको ये चीज़ समझानी है। तो अब दोनों में से जो भी प्रश्न आपको आते हैं वो आप इजीली करिए। ये हमारा 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब देखिए, 3 नंबर के क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर कितना होता है कि लगभग आप 70 से 80 शब्दों के बीच का काम करेंगे। ठीक है, 60 शब्दों से नीचे तो आपको जाना ही नहीं है। यहाँ पर बड़ी क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे वर्ड लिमिट जैसे यहाँ पे नहीं दिया, आपका दिया 3 नंबर, तो 3 नंबर का आप तुरंत ये समझ लीजिए कि आपको 70 से 80 शब्दों के बीच में इस क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों के नाम लिखें। तो यहाँ पर क्या है, कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। तो ये हो गई हमारी कहानी की परिभाषा। हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र और समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहते हैं। तो ये 2 आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं।
ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप उसको आप कर सकते हैं। अब इसके तत्व क्या होते हैं? कहानी हम जब लिखते हैं तो उसके कुछ तत्वों का होना भी ज़रूरी है, जैसे है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य। ये सब क्या होते हैं सभी आपको हमने डिटेलिंग में समझाया हुआ है पहले भी। तो ये हमारे कहानी के तत्व हैं। अब दूसरा क्या था नाटक का? हमारा अभिनय और संवाद लेखन। तो यहाँ पर क्या था? अभिनय, किसी अभिनेता या अभिनेत्री द्वारा किया जाने वाला वह कार्य जिसके द्वारा वे किसी कथा को दर्शाते हैं, साधारणतः किसी पात्र के माध्यम से। ठीक है, अभिनय क्या होता है? एक्टिंग किसे कहते हैं? एक अभिनेता या अभिनय होता है जो किसी कहानी को दर्शा रहे किसी पात्र के माध्यम से। एक मनुष्य होता है, पात्र बनता है, कैरेक्टर बनता है और वो उसको समझाता है। अभिनय का उद्देश्य होता है किसी पद या शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचा देना, यानी कोई भी जो संवाद बोला जा रहा है उसे अर्थ तक पहुंचाना, अर्थात दर्शकों का सामाजिकों के हृदय में भाव या अर्थ से अभिभूत करना। तो ये हमारा क्या हो गया? अभिनय क्या होता है। अब दूसरा क्या था? संवाद। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता, यानी कि मान लीजिए हम अगर नाटक कर रहे हैं तो वहाँ पे हर एक चीज़ फटाफट घटती है, तो हम अपने आप से हम कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए हमेशा हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी रहती है। आप पिक्चर्स देखते हैं, आप स्क्रीन प्लेस देखते हैं, उसमें हमेशा क्या रहता है? हमेशा के लिए एक स्क्रिप्ट रहती है। तो वो स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट में सभी के डायलॉग्स होते हैं। संवाद का मतलब क्या होता है? डायलॉग्स होते हैं। वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों का चरित्र का विकास करता है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होने चाहिए। तो यानी कि जो भी संवाद बोले जा रहे हैं, जो पात्र बोल रहा है उनके अनुसार होने चाहिए, सरल होने चाहिए, ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। तो ये हो गया हमारा अभिनय और संवाद। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 हो गया, जिसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों में से आपको 1 करना था। 3 नंबर का हमारा प्रश्न था। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट 3 पे। 3 का ही दूसरा, पहला वाला था ना, अब प्रश्न संख्या 3 का दूसरा क्या पूछा है? रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है? जो रेडियो नाटक होता है उसकी अवधि को छोटा क्यों रखा जाता है? पहला आपको ये बताना है। फिर दूसरा है कहानी में क्लाइमेक्स का क्या महत्व है? जो कहानी होती है क्लाइमेक्स यानी कि एंडिंग जो होती है उसका क्या महत्व होता है? तो इन 2 क्वेश्चन में से आपको 1 करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, पहला हमारा क्या था क्वेश्चन कि रेडियो में जो नाटक होती है उनकी अवधि कम क्यों रखी जाती है? श्रव्य माध्यम में मनुष्य की एकाग्रता सीमित होती है। जो रेडियो होता है, पहली बात तो उसमें हम एकाग्र नहीं हो पाते, मतलब मन लगा के हम नहीं पढ़ सकते। अगर हम नहीं बहुत देर तक बैठ पाते हैं, उसमें हमें क्या होता है कि बहुत लंबा अगर हम बैठेंगे तो हम चीज़, क्योंकि हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है, हम खाली सुन रहे हैं और सुनने में हमारी एकाग्रता इतनी नहीं रहती। दूसरा, क्लिष्ट होंगे, बहुत मुश्किल होंगे तो हम उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इतना समय लोगों के पास में नहीं होता कि उतना समय बैठ कर दे सकें। जैसे टीवी होता है, कुछ होता है, तो इनमें चीज़ें रिकॉर्डेड हो जाती है, सब हो जाता है। रेडियो में जो चीज़ होती है वो रिकॉर्डेड नहीं हो सकती, आपका दोबारा प्ले नहीं किया जा सकता उसको। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि श्रव्य माध्यम है, ठीक है, तो इसमें इसलिए धीमा कम रखा जाता है अवधि, क्योंकि एकाग्रता नहीं होती, लोगों के पास समय नहीं होता है, इसको हम दोबारा नहीं सुन सकते हैं, कुछ शब्दों को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी अवधि को कम रखा जाता है। फिर दूसरा हमारा क्या था? क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का क्या महत्व होता है? चरम उत्कर्ष या क्लाइमेक्स कहानी का अंतिम तत्व होता है। कोई भी कहानी, कोई भी पिक्चर हो, हम जैसे कोई पिक्चर को छूट गया, क्लाइमेक्स में क्या हुआ था बताना, तो मतलब वो अंतिम पड़ाव होता है किसी भी कहानी का। तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं? तो ये होता है चरम उत्कर्ष या क्लाइमेक्स कहानी का अंतिम तत्व होता है। इसमें कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि पूरी कहानी जिस भी चीज़ पे चल रही थी उसका उद्देश्य का समापन कहाँ होता है? क्लाइमेक्स में जाकर। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन संबंधी अनुभूतियों से ये मानव मन का निकट परिचय कराना होता है। तो सिर्फ यहाँ पर जो कहानी चल रही है उसका अंत करना ही नहीं होता, वहाँ पर जो उस कहानी को पढ़ रहा है, देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे लोगों को जोड़ना भी होता है, ताकि वो मानव मन जो है, आप देखते हैं कभी कभी हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, तो उसका क्लाइमेक्स हमारे मन में बस जाता है, कभी कभी एकदम हट के क्लाइमेक्स होता है कहानियों का। तो वही क्या होता है कि ऐसा कि कम से कम जो देख रहा है, हमारा पाठक है या दर्शक है, वो उससे जुड़कर रह जाए।
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए अथवा फीचर कैसे लिखा जाता है। अब ये भी हमारा कितना है, 3 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर जब भी क्वेश्चन का सेक्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं जैसे प्रश्न संख्या 3 में भी पहला था हमारा 3 नंबर का, फिर दूसरा हमारा 2 नंबर का था। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए या फीचर लेखन, ये हमारा 3 मार्क्स का है। तो दोनों में से आपको एक करना है। तो यहाँ पर जो रचना प्रक्रिया है हमारे, क्या इन्होंने पहला क्वेश्चन हमारा पूछा, समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो अब ये जो रचना प्रक्रिया होती है, इसको हम 2 वे में, जो हम समाचार लेखन करते हैं, हम सभी को पता है कि उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, अब उल्टा पिरामिड शैली के हमारे 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, कि हमारे हमने पढ़ा हुआ है इंट्रो। अब इन्हीं के अंदर हम ककारों को ले सकते हैं। समाचार लेखन हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसके 3 अंग होते हैं। जो इंपॉर्टेंट खबर होती है वो सबसे पहले यानी इंट्रो में दे दी जाती है। जो जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ हुई, सबसे पहले वो चीज़ दे दी जाती है। अब जो 6 ककार होते हैं, क्या, कब और कैसे, ये हमारा सबसे पहले जो है ना, किसमें, हमारे इंट्रो में बोल दिए जाते हैं। इन 6 ककारों में से 3 ककार हमारे इंट्रो में आते हैं, फिर उसके बाद बाकी हमारे किसमें आते हैं, बॉडी और समापन में। तो इनको आपको इस तरीके से, इन 2 पॉइंट्स पे आप समाचार लेखन को डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या था, फीचर कैसे लिखा जाता है। फीचर लेखन किसी कहानी, उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। फीचर मतलब हम जो भी लिखते हैं, जैसे कहानी होता है, कोई उपन्यास होता है, उसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी कहानी जैसे लिख रहे हैं, ये लगभग उसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन उसमें जैसे कहानी में होता है, आरंभ होता है, मध्य होता है, समापन होता है, चरमोत्कर्ष होती है, सभी कुछ उसमें होता है। लेकिन मोस्टली जो फीचर्स लिखे जाते हैं, ये किसी घटना के ऊपर आधारित होते हैं या किसी यात्रा के ऊपर आधारित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कथा तो किसी पे भी चीज़ लिखी जा सकती है, लेकिन फीचर लेखन किसी घटना या आपकी किसी यात्रा पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। तो जैसे ही हम अपना फीचर शुरू करें, तो कोई ऐसी घटना जो बहुत इंटरेस्टिंग घटी हो, आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो कोई ऐसी घटना आपको देनी चाहिए जिससे वो उसमें आगे पढ़ने की उत्सुकता बनी रहे। फीचर में बोरियत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मनोरंजनात्मक तरीके से ये लिखा जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 के दूसरे पे। ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है, 2 दिए गए हैं, 2 में से 1 करना है और ये 2 नंबर का हमारा प्रश्न है। तो यहाँ क्या दिया है, समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या होता है। जो समाचार और फीचर होता है, हमने अभी समाचार लेखन भी पढ़ा, हमने फीचर भी पढ़ा, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक, ये आपको समझाना है। फिर अथवा समाचार लेखन के 6 ककार कौन से होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 6 ककार हमारे कौन से होते हैं, ये आपको यहां पर बताना है। तो अब क्या है, समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर प्रस्तुतिकरण की शैली और विषय वस्तु की मात्रा का होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम कैसे उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और अंदर की जो विषय वस्तु ली जा रही है। समाचार लेखन भी किसी घटना पे लिखा जाता है, फीचर भी किसी घटना पर लिखा जा सकता है, लेकिन इनमें लिखने की तरीके कैसे थे, फीचर कथा की तरह लिखा जा सकता है, जबकि समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया, जहाँ उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया समाचार किसी विषय अथवा घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं फीचर उस समाचार को विस्तार से प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया। हम जब कोई समाचार लिखते हैं तो वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं। अब उसी घटना को जो अभी हमने हमने जो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में हमने लिख दिया, उसी को हम उसी घटना को हम जो है फीचर में भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम कथा के रूप में लिखेंगे, मनोरंजक बनाते हुए। सबसे पहले जो घटना घटी है उस घटना को हम वहां से हम वो कहानी को शुरू करते हैं, वहां से कहानी शुरू करी उसको और पूरी विस्तार से लिखते हैं, क्योंकि समाचार तो हम पूरा विस्तार से नहीं बताते। हमने अपने जहाँ 6 ककार बताए वहां पे हमारा समाचार खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम पूरे विस्तार से बताते हैं।
तो दूसरा हमारा क्या था कि हमको बताने थे समाचार लेखन के 6 ककार कौन से होते हैं। तो जो 4 ककार हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, ये सूचनात्मक व सूचनात्मक होते हैं, यानी कि वो आपको सूचना देते हैं कि क्या घटना हुई, जैसे कि क्या घटा, कब घटा, कौन है उसमें और कहाँ घटा। ये हमारे 4 चीजों की सूचना आपको दी जा रही है। और अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे, ये विवरणात्मक होते हैं, यानी कि ये घटना का पूरा विवरण प्रस्तुत करते हैं। आखिर ये घटना क्यों घटी और कैसे घटी, ये सारी चीजें क्यों घटी। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, तो अब एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसका कारण, जैसे फॉग था या बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब था या बहुत ही रैश ड्राइविंग थी या स्पीड थी, जो कुछ भी है, ये चीज़ें हुई, क्यों हुआ, कैसे घटा। अब कैसे घटने का मतलब ये क्या है कि बहुत ज़्यादा फॉग था, विजिबिलिटी बहुत डाउन थी, जिसकी वजह से स्पीड बहुत तेज़ थी और एक के बाद एक 4-5 गाड़ियाँ भिड़ गई। ये इस तरीके से आपको पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। इस तरीके से मतलब पूरी घटना का विवरण इन 2 ककारों में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया था। तो हो गए 4 और 2 6 हमारे ककार। 4 हमारे जो रहते हैं वो सूचनात्मक रहते हैं और 2 हमारे क्यों और कैसे, ये विवरणात्मक रहते हैं, पूरी घटना का विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 से हमारी पाठ्य पुस्तक शुरू होती है, आरोह भाग 2 और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2। तो यहाँ से अब हमारे जो 2 पुस्तिकाएं थी, यानी कि आरोह और वितान, वहाँ के क्वेश्चन हमारे शुरू होंगे। अभी तक हमने हमारी जो एक पुस्तक थी जो अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देख लिए जो हमारे चैप्टर्स आ रहे थे। अब आगे हमारी बची हुई 2 पुस्तकें। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आपके सामने 3 प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनमें से सिर्फ 2 के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर 3 × 2 यानी कि 3 मार्क्स का एक प्रश्न है आपके सामने। जो 2 प्रश्न आपको देने हैं ना, उसमें क्या है, 3 नंबर का एक प्रश्न है, यानी कि हमारा प्रश्न संख्या 5 टोटल 6 नंबर का होगा। तो सबसे पहला वाला प्रश्न हम देखते हैं, यह है, शमशेर की कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। अब यहां पर आपको हम देखिए बताते हैं, हमारे आरोह का ये काव्य खंड आ रहा है उषा। हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं ना, उसी में से ये पहला वाला चैप्टर हमारा उषा था। अब इन्होंने पूछा क्या है, गांव का जीवन बताते हैं कविता में। जब से वहां पर अब ये सारी चीजें गांव का है, ये आपको कविता के माध्यम से बताना है। अब चूल्हा कहाँ होगा, गांव में होगा। राख से लिपा हुआ है, बहुत काली सिलबट्टा होता है ना जिसमें मसाला पीसा जाता है। देखिए, राख से लिपा हुआ चौका, तो ये गांव का चित्रण हुआ ना। चौका कहाँ पर होता है, चौका तो सभी घरों में होता है, आप शहर में ले लो, गांव में ले लो, लेकिन चूल्हा जो रहता है वो गांव में होता है, राख से लिपा जाता है। एक तो ये चीज़ों का दूसरा पॉइंट है, बहुत काली सिलबट्टा जिसमें मसाला पीसा जाता है। आजकल तो शहरों में मिक्सी है, फटाफट पिस जाता है, लेकिन गाँव में मसाले वगैरह सब जो कुछ पीसने का कार्य होता है ये सिलबट्टे द्वारा के थ्रू किया जाता है। तो इससे हमें प्रस्तुतिकरण से पता चलता है कि ये गाँव का चित्रण है। फिर है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलना। अब स्लेट पर चौक या लाल खड़िया मलना, आजकल शहरों में स्लेट चौक नहीं होता, हम सभी को पता है। यहाँ पर पहले ये सब चीज़ें आपको गांव में देखने को मिलेंगी। गांव में रहती है, स्लेट रहती है और उस पर खड़िया से बच्चे लिखा करते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि ये गांव का चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर है, किसी की गौर झिलमिल देह का हिलना। अब क्या है, किसी गौर झिलमिल देह का हिलना, ये हो रही है एक गांव की गोरी की बात। पानी जो सुबह सुबह सूरज निकलता है, पानी हिल रहा होता है, तो उसमें, तो इससे भी पता चल रहा है कि गांव की किसी गोरी की बात हो रही है। तो इन 4 माध्यम से आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गांव का जीवन चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब दूसरा प्रश्न है कवितावली। हमारी कवितावली और क्या क्या था, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये हमारा दूसरा था। तो उसमें से प्रश्न लिया गया है कवितावली। कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। अब देखिए, कवितावली के स्टार्टिंग हमने जितने भी जो कवित्व पढ़े हैं उसमें हमने ये चीज़ देखी कि क्या कहते हैं, वहाँ पर किस तरीके से भुखमरी थी, वहाँ के आर्थिक विषमताएं बहुत थी। खुद उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे था कि वो भीख मांग कर रहते थे, मस्जिदों में सोते थे। इन्होंने 3 कविता में ये सारी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करी थी। तो वही चीज़ों के हिसाब से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो क्या दिया है, कवितावली में उद्धत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ थी।
उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं। बताया था ना, किसबी, किसान, बनिक, बटिक, जो कई तरह के कार्य करते हैं, यानी कि किसान, मजदूर, आपके जो कारीगर होते हैं, सभी के बारे में उन्होंने बताया था। इवन चोरों के बारे में भी चीज़ें बताई थी उन्होंने। अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा विषमताएं थी कि लोग भूखों मर रहे थे, और सही गलत क्या है कुछ का किसी को भेद नहीं था, बस कुछ करना है और अपना पेट भरना है। यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को भी वो लोग बेचकर पेट भरते थे। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था, यानी कि भिखारी भी अगर भीख मांगने बैठे तो उसको भीख नहीं प्राप्त होती थी। जब लोगों को खुद को खाने के लिए नहीं है तो वो भिखारी को क्या देंगे। तो चारों तरफ जो है ये विषमताएं व्याप्त थी। तो ये इनकी जो कवितावली के जो छंद दिए गए हैं उनमें तीनों ही छंद में ये सारी चीजें सामने आती हैं। ये भी हमारा 3 नंबर का था। अब तीसरा, फिराक की गजल में अपना पर्दा खोलने से क्या आश्रय है। फिराक गोरखपुरी की जो गजल है हमारा तीसरा, रुबाइयां और गजल जो हमारा तीसरा पार्ट है उसमें से ये लिया गया है। तो उसमें उन्होंने एक बोला ना, अपना पर्दा खोले। तो यहाँ पर अपना पर्दा खोलने से तात्पर्य क्या है। तो अपना पर्दा खोलने से आश्रय है अपने बारे में बताना, यानी कि अपने बारे में बताना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है या बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है। इसलिए शायर ने कहा है, मेरा पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं। अर्थात देखिए, अब अगर हम यहाँ पर किसी की अगर बुराई करते हैं तो यहाँ पर हम जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं, आप हमारे बारे में जान रहे हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जो दूसरों की बुराई करता है। यहाँ पर हम दूसरों की बुराई क्यों करें, हम अपने पहले अपनी खामियां देखें ना, हमें दूसरों की बुराई का क्या मतलब करना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर हम अपनी बुराई करते हैं तो एक तरीके से हम अपने ही राज दूसरों के सामने खोल रहे होते हैं। तो ये 3 प्रश्न थे, 3 में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने थे। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन था ये। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है हमारे पास में, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हमारे पास गद्य खंड से, अभी हमने देखा था आरोह के हमारे काव्य खंड से प्रश्न आए थे, अब गद्य खंड से प्रश्न आ रहे हैं। क्या दिया है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग ना मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 3 मार्क्स ईच है, यानी कि हमारा प्रश्न संख्या 6 जो है वो कितना 9 नंबर का है, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है और 3 आपको करने हैं। 4 प्रश्न पूछे गए हैं और 3 करने हैं। तो पहला हमारा जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है उस पार्ट से लिया गया है। तो इस यहाँ पर क्या पूछा गया है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग ना मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या तर्क था। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जाति प्रथा के हिसाब से अगर हम श्रम विभाजन करते हैं तो हुनर नहीं निकल कर आता, लोग बाध्य हो जाते हैं, जब विपत्ति पड़ती है तो अपने श्रम को चेंज नहीं कर सकते। कई तरीके उन्होंने बताए थे कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, जाति के हिसाब से श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो इसको आप किन किन पॉइंट्स पे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए 3 पॉइंट्स हमारे सामने दिए हैं। पहला क्या है, जाति प्रथा श्रम का ही विभाजन नहीं करती बल्कि ये श्रमिक को भी बांट देती है, ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, यानी कि श्रमिक को बांट देती है। अब बच्चा पेट में ही है तभी उसका करियर डिसाइड हो जाए कि अगर वो बढ़ई का बच्चा है तो वो पैदा होने के बाद बढ़ईगिरी का ही काम करेगा। वो अगर पैदा होता है और उसके पास कुछ ज़्यादा हुनर होता है, मान लीजिए वो बढ़ई का कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है और वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, तो वो बाध्य हो जाएगा बढ़ईगिरी के काम करने के लिए और अपने हुनर को वो निकालकर सामने नहीं लेके पाएगा। तो यहाँ पर वो सिर्फ श्रम को ही नहीं बांट रहा, वो उस व्यक्ति को भी बांट देता है, क्योंकि वो मन से तो उस काम को कर ही नहीं पा रहा है ना। तो एक कारण ये हो जाता है। दूसरा है, जाति प्रथा में श्रम का जो विभाजन किया गया है वह व्यक्ति की रुचि को जाता है, यानी कि जाति प्रथा में जब श्रम विभाजन किया जाता है तो व्यक्ति की रुचि को नहीं पूछा जाता कि उसका इंटरेस्ट क्या है। जैसे अब आप मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, आपका इंटरेस्ट है कि हम इंजीनियर बनेंगे, लेकिन अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो आप डिसाइड करें भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी रुचि का ह्रास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जाति के हिसाब से श्रम विभाजन रुचि का ध्यान नहीं रखती है।
जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण एक मनुष्य को जीवन भर के लिए दे दिया जाता है। अब जाति के अनुसार पेशे का निर्धारण कर दिया जाए तो कुछ भी हो जाए, व्यक्ति कैसी भी स्थिति में आ जाए, लेकिन वो अपने पेशे को बदल नहीं सकता, जीवन भर उसको उसी पेशे में काम करना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पेशा इतना पैसा नहीं कमा पाता तो उसको बदलना पड़ता है, होता है ना कि भाई बदलना पड़ता है अपने पेशे को। तो यहाँ पर वो बाध्यता रहती है कि आप अपने पेशे को नहीं बदल सकते। तो इन 3 पॉइंट्स पे आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 2। क्या दिया है? नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी? कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा था? अब एक वो नमक की पुड़िया थी, उसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया? कारण भाई पूरा पाठ ही था उस नमक की पुड़िया के ऊपर, आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था वो? इस कहानी ने नमक की पुड़िया के महत्वपूर्ण बनने का यह कारण था कि भारत पाक के बीच नमक का व्यापार गैर कानूनी था। भाई जब डिवाइड हुआ ना, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उस समय जितना हिस्से पाकिस्तान के हिस्से में आया उनको उसी नमक से काम करना था, भारत के हिस्से में जितना आया उनको उसे करना था। अब ना भारत के लोग नमक वहां पे ले जा सकते थे और ना वहां के लोग यहाँ सकते थे। इसको करना ये गैर कानूनी था, इलीगल था। तो इसीलिए इस नमक को ही एक मुद्दा बनाया गया, वहाँ के लोगों के बीच जो लोगों के मन में जो भावनाएं होती हैं उनको बाहर लाने के लिए। नमक भाई ऐसा होता है कि बोलते ना, नमक जिसका नमक खाया, जहाँ हमारी धरती का नमक हमने खाया हम उसका, जिसका नमक खाया हम उसकी वफादारी करेंगे। तो नमक की इम्पोर्टेंस ऐसे भी हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो इसीलिए उसको इम्पोर्टेंट बनाते हुए भारत पाक के विभाजन से लोगों के मन में जो भावनाएं उठी उसको उजागर किया गया था। दूसरा, यह विभाजन की यादों से जुड़ा था। कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया को लौटाते हुए भावुक हो उठा क्योंकि हर व्यक्ति को जन्मभूमि से लगाव होता है, उस प्रेम की अनुभूति से वह भावुक हो उठता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई देखिए, हम जहाँ पे भी पैदा होंगे हमें उस जगह से हमेशा लगाव रहेगा। हमें अपने काम के, पढ़ाई के जरिए में हमेशा जो है अपनी जगहों को बदलना पड़ता है। बहुत से लोग, आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें पढ़ाई की वजह से अपनी बर्थ प्लेस को छोड़कर कहीं और जाकर पढ़ाई करनी पड़ी होगी। तो अगर आप अभी भी जैसे जहाँ कहीं पे भी हैं, वहाँ आप पर बैठ के अगर आपकी बर्थ प्लेस का नाम आता है तो आप कितना भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। अरे मेरी बर्थ, अगर वहाँ से कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए तो आप उससे कुछ ज़्यादा पर्सनल अटैचमेंट फील करते हैं। तो ये होता है जन्मभूमि से अटैचमेंट। तो यहाँ वही चीज़ कस्टम अधिकारियों के साथ भी थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। अब अंबेडकर जी की कल्पना का जो आदर्श समाज था, उन्होंने क्या था, वहां स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, क्योंकि जो समाज उनके सामने था वहां पर बहुत सारी विषमताएं थी, भेदभाव, जाति, धर्म, रंग भेद बहुत तरह की। लेकिन उन्होंने जो अपनी कल्पना का समाज बनाया था उसमें आदर्श समाज में स्वतंत्रता थी। सबसे पहले तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता थी, ठीक है, अपने विचारों की स्वतंत्रता थी, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, हर एक चीज की स्वतंत्रता थी। फिर वहां समानता, समता थी। समता यानी कि हर चीज की समानता से डिस्ट्रीब्यूशन था। जैसे कुछ लोग किसी भी समाज में कुछ बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ मिडिल कास्ट होते हैं, कुछ लोअर कास्ट होते हैं। मतलब कहने का मतलब किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास कम है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहां पर उनके आदर्श समाज में सभी इक्वल होंगे, मतलब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन उनके समाज में सभी लोगों में बराबरी में होगा। फिर क्या है, भातृत्व पर आधारित होगा, मतलब सभी लोगों के मन में एक दूसरे को भाई समझने, यानी कि समानता का जो भाव होता है वो सब में होगा। कोई भी धर्म या जाति या रंग भेद के हिसाब से एक दूसरे को तुच्छ नहीं मानेगा, सभी एक दूसरे को भाई मानेंगे। तो ये 3 पॉइंट थे जो अंबेडकर जी की कल्पना के आदर्श समाज में था, जिनको आप एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। याद रखिएगा, जो 3 चीजें थी, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, इनको 3 पॉइंट बनाएंगे और तीनों पॉइंट को आप अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। ये उनके आदर्श समाज की कल्पना थी। प्रश्न संख्या 4 है, ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर तर्क सहित पंक्ति को सिद्ध कीजिए। अब जो उसका ढोल था, जब वो बहुत ज्यादा नहीं कि बचपन से उसके ऊपर कोई ना कोई अत्याचार होता, उसकी जो विधवा सास थी उसके ऊपर समाज ने अत्याचार किया, जिससे वो अपनी सास को छुड़ाने के लिए उसने क्या किया, पहलवानी करी।
पहलवानी करी। अब पहलवानी जब कर रहा था तो उसको ढोल की ताप से ही, जब वो कुश्ती लड़ने गया तो दिनक दिन धाके मारे उठा के पटक दो, वहां पे जो ढोल बज रहा था उसी को उसने अपना उस्ताद माना और तब से लेकर मरने दम तक ढोल उसके साथ रहा। ढोल उसके जीवन में हमेशा क्या रहा, उसको प्रेरणा देता रहा, उत्तेजना देता रहा, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देता रहा। एक तरीके से उसने ढोल को अपना गुरु मानकर पूरा जीवन बिताया। तो इस तरीके से उसने अपने ढोल को माना था। तो कैसे लिखेंगे, पहलवान का सारा जीवन ही ढोल की आवाज पे उठता गिरता था। पहलवान की ढोलक पूरे गांव में संजीवनी बूटी का कार्य करती थी। ढोल की थाप से पहलवान की कुश्ती के दांव पेच निर्धारित होते थे। यानी कि सिर्फ वो कुश्ती लड़ना ही नहीं, गांव को भी उत्तेजना उसी के ढोल के द्वारा प्राप्त होती थी। तो ये सारी चीजें आप तीन जगह थी जहां से उसने अपना गुरु माना, फिर सारे जीवन जो भी हो राजा के दरबार में हो रहा हो, फिर वहां से वो निकाल दिया गया हो, गांव में आया, लोगों को वहां बच्चों को कुश्ती और ढोल उसने सिखाया। सॉरी। तो सभी कुछ जो है आप उसी के आधार पर लिखेंगे। अब आता है हमारे पास हमारी प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। अब ये हमारी जो अनुपूरक पुस्तिका है हमारी वितान, वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न 7 का जो पहला प्रश्न है उसको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 में से आपको एक करना है। पहला है, एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई है? यह डायरी वह किसी अपने को भी संबोधित कर सकती थी। तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना गया? इन दोनों में से आपको एक करना है। एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है, ठीक है। दोनों में से जो भी आप करेंगे वो 3 मार्क्स का होगा। तो क्या है, अपनी डायरी में अपनी गुड़िया किट्टी को वह पत्र लिखती है। गुड़िया को पत्र लिखते हुए अपरोक्ष रूप से वह खुद से ही बातें करी। देखिए, किसी भी बच्चे के पास अगर कोई खिलौना होता है, वो उसके साथ खेलता है, तो वो कहीं किसी और से बात नहीं कर रहा, वो एक तरीके से अपने आप से ही बात कर रहा है, क्योंकि सामने वाली चीज़ तो निर्जीव है ना। तो यहाँ पर डायरी जो वो उन्होंने किट्टी को लिखी है, वो एक तरीके से एन अपने आप से ही बात कर रही है, अपरोक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली वो अपने आप से ही बात कर रही है। वह जानती थी कि जिन बातों को वह लिख रही है शायद उन्हें दूसरे व्यक्ति ठीक ढंग से ना समझ पाए, इसीलिए उसे अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। अब उसने जो जो बातें लिखी हैं, जितनी भी बातें डायरी में उन्होंने लिखी हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें बातें हैं, चाहे पीटर के साथ उनका संबंध हो या कुछ जो कुछ भी हो, वो शायद अगर किसी और को वो संबोधित करके लिखती या किसी और को बताती तो वो समझता नहीं, लेकिन किट्टी को समझे, किट्टी के अंदर भी उन्हीं का दिल था, क्योंकि वो एक तरीके से डायरेक्टली अपने से ही बात कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने किट्टी को अपना मानकर, वो एक तरीके से अपने आप से ही बात कर रही, इसलिए किट्टी को वो संबोधित किया था। अब दूसरा था, मोहनजोदाड़ो सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों मानी गई है? लेखक ने सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है। संसार के अन्य स्थानों पर खुदाई करने से राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियां तथा पिरामिड मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो राजसत्ता या धर्म के प्रभाव को दर्शाती हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, कोई भी सभ्यता जाइए, वहां पे कोई ना कोई राजा मिलेगा, वहां का धर्म मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन मोहनजोदाड़ो में कोई भी एक महल तक नहीं है कि वो किसी वहां के राजा का महल हो, किसी धर्म को वहां पर नहीं दिखाया गया, कोई धर्म नहीं है, इसीलिए वहां की सभ्यता को लो प्रोफाइल बताया गया। जबकि जितनी भी सभ्यताएं कहीं पर भी आप चले जाइए, खुदाई हुई है, कहीं ना कहीं राजतंत्र के कोई निशान चिन्ह मिलेंगे, धर्म मिलेगा, सत्ता मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मोहनजोदाड़ो में ऐसी किसी भी चीज की ये जो है चीज नहीं मिली है जो राजतंत्र या धर्म को दर्शाती हो, इसीलिए लेखक ने इसे लो प्रोफाइल सभ्यता बोला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सेकंड पार्ट। अब सेकंड में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 में से एक करना है। हर क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, यानी कि जो हमें आंसर देना है वो 2 मार्क्स का है। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक, इस पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। एन फ्रैंक ने जो ये डायरी में अपनी ये पंक्ति लिखी, इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रही हैं वो चीज। दूसरा, सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा या धर्म नहीं, सिद्ध कीजिए। अब यही चीज है, सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या था, कोई भी राजा या धर्म नहीं था, जो समाज था उसी को सर्वोपरि माना गया था। तो इन दोनों में से आपको एक ऑप्ट करना है।
तो यहाँ क्या दिया गया है, अकेलापन ही एन फ्रैंक के डायरी लेखन का कारण बना। यद्यपि वह अपने परिवार और वान दंपति के साथ अज्ञातवास में 2 वर्ष तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। अब क्या था, वो अकेली थी। कहने का मतलब पूरा परिवार तो था, लेकिन होता है ना, हम लोगों को कुछ फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, अपने साथ के चाहिए होते हैं, जिनके साथ हम बातें कर सकें, सब कुछ करें, लेकिन उनके साथ कोई नहीं था। तो वो एक अकेलापन था। तो इसी को, अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या लिखा, डायरी लिखना शुरू किया। वो पीटर की बहुत नज़दीक थी, मगर वो भी उनको प्यार करता था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह, एक लवर बॉय की तरह उनको प्यार नहीं करता था। तो अपने दिल की बात भी उसको नहीं बोल पाती थी वो। तो क्या दिया, पीटर यद्यपि उससे प्यार करता था, लेकिन केवल दोस्त की तरह। जबकि हर किसी की शारीरिक जरूरतें हैं, लेकिन पीटर उसकी जरूरत को समझ नहीं सका। माता पिता और बहन से भी कभी उनकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं समझा। शायद इसी कारण वह डायरी लिखने लगी। तो अब जो ये इन्होंने वक्तव्य बोला था, कारण ये था कि कोई भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा। पीटर जो उनके इतने नज़दीक था, वो भी उनके दिल की पूरी बातों को समझ नहीं पा रहा था। प्यार करता था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की अहमियत से ही प्यार करता था। अब दूसरा प्रश्न हमारा था, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य में समाज था, ना कि सत्ता, राजा या धर्म था? इस वक्तव्य को आपको सिद्ध करना। तो क्या दिया, इस सभ्यता को लेखक ने साधन संपन्न माना है। हमने देखा कि वहां पर हर एक चीज थी, हर एक चीज की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। पानी हो, अन्न हो, जल हो, सब कुछ, हर एक चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए इसको क्या सभ्यता बोली गई है, साधन संपन्न सभ्यता। इस सभ्यता में भव्यता को महत्व दिया गया है, यह कलात्मकता को महत्व देती है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग बौद्ध कला में रुचि रखते थे। यहाँ की नगर व्यवस्था, पत्थर तथा धातु से बनी मूर्तियां, पशु पक्षियों की आकृतियां, सुंदर मोहरे, खिलौने, बालों को संवारने के कंघे, गहने इत्यादि इसके सौंदर्य बोध का प्रमाण देते हैं। यहाँ पर आपको राज चिन्ह या धर्म से संबंधित चिन्ह नहीं मिलते हैं। होता ना, कोई भी राज होता है तो उसका कोई ना कोई चिन्ह होता है। वैसा चिन्ह इसकी खुदाई में कहीं पे भी नहीं मिला। कहीं जहां पे भी मिलेगा, खिलौने हैं, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, सौंदर्य प्रसाधन हैं, ये सारी चीजें मिल रही थी, लेकिन धर्म चिन्ह या राज चिन्ह के नाम पर कुछ भी वहां से प्राप्त नहीं हुआ है। यदि मिलते होते तो इसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती। यहाँ आम जनता से जुड़े चिन्ह अधिक बिखरे हुए हैं, जिनका सौंदर्य बोध इसी कारण विद्यमान है। यह सभ्यता हर तरह से समाज पोषित सभ्यता को दर्शाती है। यहाँ पर ताकत के चिन्ह नहीं मिलते। यह सभ्यता आपसी समझ के कारण लंबे समय तक चली, यह आडंबर रहित थी। तो कहने का मतलब क्या था, ये होता ना, जो समाज आपसी संबंध से चले, जो हम कहते हैं ना, जो परस्पर संबंध, कोई भी आप संबंध ले लीजिए, आपकी दोस्ती भी, अगर किसी से दोस्ती है, बचपन से अभी तक चली आ रही है, तो एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपकी वो दोस्ती बहुत लंबे समय तक चलती है। तो यही कारण होता है। कारण इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे समझ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता थी वो बहुत लंबे समय तक चली, लेकिन इसका सबसे बड़ा इतने लंबे समय तक चलने का कारण था, वो था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि वहां पर समाज सभी को बराबर समझ रहा था, कोई भी सर्वोपरि नहीं था, ना कोई राजा और ना ही कोई धर्म। तो इसीलिए वहां पर जितनी भी चीजें मिली हैं, सभी इस तरह की चीजें मिली हैं जो समाज में एक रूपता को दर्शाती हैं, ना कि किसी सत्ता को दर्शाती हैं। यानी कि वहां पे कोई सी तरह का कोई दिखावा नहीं था। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि वहां के मोहनजोदाड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य में समाज था, ना कि धर्म या सत्ता। ये चीज यहाँ से पुष्टि हो जाती है। तो इस तरीके से हमने अपना ये सैम्पल पेपर यहाँ पे ख़त्म किया, आपको समझाया कि कैसे कैसे हमारे पास प्रश्न आएंगे, इसी तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी करने में और एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।